हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक की जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब भी हमारे यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें ये देखा गया है कि वो किसी ना किसी लॉ को फॉलो कर रही होती हैं। तो उन्हीं में से लॉ तो बहुत सारे होते हैं, पर बेसिकली जो बेसिक टॉपिक हम पहले कवर कर रहे हैं तो हम बेसिक्स में दो लॉ बताएंगे। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ एक फ्रेंच केमिस्ट ए लेवोसियर ने दिया था इन 1774। किसने दिया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, और लॉ क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये नाम और कब दिया था ये याद कर लीजिएगा। अब इन्होंने बताया था इस लॉ में कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा, रिएक्शन होगी, तो जो भी प्रोडक्ट का टोटल मास होगा वो हमेशा रिएक्टेंट के टोटल मास के इक्वल होगा। Always, during any physical or chemical change, the total mass of the product is always equal to the total mass of the reactant take at the beginning of change। जब भी चेंज शुरू होगा तब भी। तो यहाँ पे क्या है, जो ये वाला एरो होता है रिएक्शन में, एरो के इस तरफ जिसको हम जो चीज़ होती है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर जो हमें रिजल्ट मिलता है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये हमें लिखा है CaCO3। एग्जाम्पल बता रहे हैं, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे हमने जो कंपाउंड लिया वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मास कितना है, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम जो है ये हमने कैसे निकाला ये भी हम आप लोग को बता देते हैं। कैल्शियम का जो मास होता है, एटॉमिक नंबर की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है, यहाँ पे हमने मास की बात की है। तो एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 20, लेकिन एटॉमिक मास अराउंड 40 पॉइंट समथिंग होता है। तो 40 लेंगे, तो 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक मास हम लेंगे 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास होता है 16। तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और टोटल करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, 40 कैल्शियम का मास है, 12 कार्बन का मास है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, लेकिन यहाँ पे O3 है, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। टोटल इसका जो मास होगा वो 100 आएगा। इसी तरह से हम इन दोनों का भी मास निकालेंगे। तो कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये हो गया 56। और इधर 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 16 इंटू 2 32, तो इसका मास हो जाएगा 32 और टोटल हो जाएगा 44। ठीक है, तो 56 प्लस 44, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम टोटल मास होगा, इन दोनों का मिला के भी 100 ही आएगा और ये भी 100 है, तो ये इक्वल हुआ। तो ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इस लॉ का अगर एग्जांपल देना तो ये सबसे इजी और बेस्ट एग्जांपल है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम बताते हैं दूसरा लॉ। समझा रहे हैं आपको सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या हम इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को सबसे पहले दिया था 1799 में प्राउस्ट ने। ये नाम याद कर लीजिएगा। ये लॉ में ये बताया गया है, अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इस डेफिनेशन में ये कहा गया कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, वो किसी भी सोर्स से हो, बस केमिकल कंपाउंड सेम होना चाहिए। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड क्योंकि एलिमेंट्स से मिलकर ये कंपाउंड बनता है, तो एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा आपस में, जो भी प्रोपोर्शन होगा वो
इक्वल होगा, चाहे वो अगर हम पानी का एग्जांपल लें तो वो पानी या तो कुएं का पानी हो तब भी जो H2O हमारा वाटर है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उसका मास तब भी 1:8 ही होगा। वो नदी का पानी हो तब भी यही मास होगा। वो किसी तालाब का पानी हो, किसी समरसेबल का पानी हो, हैंडपम्प का पानी हो, किसी भी सोर्स से वो पानी अगर लिया गया, अगर वो पानी है, वो वाटर मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है जिसमें H2O है, तो वो H2O हमेशा 1:8 के मास में ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जांपल देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बर्न करके लाएं या कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न करें तो जो हमें रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, वो कोई भी जगह से हो, सोर्स कोई भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसका मास जो भी कार्बन और ऑक्सीजन का मास है वो हमेशा 3:8 के मास में ही रहेगा। अब इसका जो रेशियो है वो रेशियो किसी भी जो भी वैल्यू होगी उसमें जो 3 है और 8 है, जो 3 है कार्बन अपने कंपाउंड में हमेशा 30% ही रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा 80% ही रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि 110 हमें बनाना है, 110 मॉलिक्यूल्स ग्राम लेना है, तो उसमें 30 ग्राम हमारी कार्बन होगी और 80 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा। हमेशा इसी रेशियो में रहेगा। हम वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, हमारा जो मॉलिक्यूल होगा उसका प्रपोर्शन हमेशा सेम ही होगा, सोर्स चाहे कोई भी हो। ठीक है, इतनी दो हमने चीज़ें समझाई, दो लॉस समझाए हैं। लॉ बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस।